गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की 12वीं वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। तो बच्चों, कुछ बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई गई है जो उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, जो पहले से ही जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो हमारी वास्तुकला को बहुत ही अच्छे से दर्शाती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कुव्वत अल इस्लाम। कुव्वत अल इस्लाम जो हमारा कुतुब मीनार है ना, उसके पास में ही ये जामा मस्जिद है। ये जो मस्जिद है ना, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और इस मस्जिद में ना आपको हिंदू वास्तुकला और मुस्लिम वास्तुकला का मेल जोल नजर आएगा। ठीक है, मतलब वास्तुकला का मतलब होता है बनावट, किस तरीके के, जैसे मंदिर किस टाइप से बन रहे हैं तो वो वास्तुकला हो गई। मस्जिद किस तरीके से बन रही है, मतलब कि बिल्डिंग की बनावट को वास्तुकला कहा जाता है। तो इसमें हमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही वास्तुकला नजर आती है। बेगमपुरी मस्जिद जो है ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी। ये दिल्ली में स्थित है। जो आपकी मोट मस्जिद है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो है सिकंदर लोदी के शासन काल में वजीर मियाँ भोइया नाम है इनका, वजीर मियाँ भोइया, इन्होंने बनाई थी। ये जो मस्जिद मोट है, मोट एक दाल होती है, जो मस्जिद है ना वो दाल के बेचने पर या दाल की जो फसल से पैसा आया था ना, उससे बनी थी, इसीलिए इसका नाम मोट मस्जिद रखा गया। फिर आता है जमाली कमाली मस्जिद। ये बाबर के द्वारा बनवाई गई थी और इसमें यहाँ पर क्या था कि हजरत जमाली जो थे वो यहाँ पर अपनी इबादत किया करते थे। ठीक है ना। चलिए वर्कशीट के ऊपर चलते हैं। अब दिल्ली के आरंभिक सुल्तान जैसे कि इल्तुतमिश, सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मतलब कि वो यहाँ के जमींदार पे बिलीव नहीं कर रहे, वो अपने खुद के सूबेदार बना रहे हैं। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इनको क्या ये क्यों होते थे, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। क्योंकि जो राजा है ना, उसके लिए सेना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है। अगर सेना नहीं होगी तो राजा शासन कैसे करेगा, कोई भी आएगा उसे मार के चला जाएगा। तो सेना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। हम क्या देख रहे हैं कि खलजी और तुगलक के टाइम में जो ये बंदगा जो कि सैनिक सेवा के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, इस पोस्ट को ये लोग चलाते थे। और ये लोग जो है सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी इनको देते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। जैसे गुलाम कौन हो गया, जो भी मालिक, मतलब कि जो भी आप किसी को काम दे करके पैसा देकर काम करवा रहे हो तो आपका गुलाम हो गया। तो जो भी राजा के अधीन काम कर रहे हैं वो गुलाम, और आश्रित जो उसी पर आश्रित है वो अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। वो मतलब कि उनके लिए प्रति लॉयल रहते थे, मगर उनके जो उत्तराधिकारी है उसके लिए नहीं। मतलब कि राजा को तो कह रहे हैं कि हाँ भाई राजा है, लेकिन उसके बेटे के जो राजकुमार जी हैं, जो उनके लिए वो कह रहे कि हम राजा के सेवक हैं, राजकुमार के नहीं। तो राजा के प्रति वो बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही राजा बदलता था तो नए और पुराने सरदारों में आपस में टकराव शुरू हो जाता था। मतलब कि जो जो निष्ठा होती थी ना, वो राजा के प्रति तक ही सीमित रहती थी। उसके बाद जो है निष्ठा आगे राजकुमारों के लिए या अन्य राजा जो उसके बाद आ रहा है उसके प्रति इनकी निष्ठा ये लोग अपनी नहीं दिखाते थे। सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। सुल्तानों की तरह खलजी और जो तुगलक शासक थे उन्होंने भी जो है कुछ इस तरीके का शासन चलाया जिसमें वो कर आसानी से वसूल सके। ये क्या करते थे, ये इलाके इक्ता कहलाते थे, जहां पर सूबेदार, जैसे कि यहाँ पर ठीक है राजा है, ओके, राजा जो है खुद तो शासन करेगा नहीं ना सब जगह, तो वो क्या करेगा, अपने कई नुमाइंदे बनाएगा। अब वो नुमाइंदे क्या करते हैं, वो अपने क्षेत्र से पैसा कलेक्ट करते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो सभी जो अधिकारी हैं वो टैक्स कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाते हैं। अब जैसे यहाँ से 100 रुपये लिए इन्होंने, तो आगे जाकर के 100 में से ये दो चीज, अपनी सेना के लिए जो खर्चा होगा और अपना खुद का खर्चा,
वो रख लेते, बाकी जो है राजा तक पहुंचा देते। जैसे 100 में से 50 अपने पास रख लिया, 50 राजा के पास जो है पहुंचा दिया। इसमें क्या होता था, सेना भी बन जाती थी। सेना कैसे बन जाती थी, राजा की खुद की सेना नहीं है, जो उसने इक्ता जमीन जो दी जाती थी ना कि आपको इस जमीन से टैक्स कलेक्ट करना है, तो वो जमीन इक्ता कहलाती थी। तो यहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट होता था ना, वो राजा को देने से पहले जो सेना राजा के लिए वो रख रहा है, उस सेना के लिए खर्चा रख लेता था और अपने लिए खुद का खर्चा रख लेता था और बाकी पैसा राजा तक पहुंचा देता था। इस तरीके से क्या, राजा को हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके नुमाइंदों ने, उसके जो मुक्ति है, इक्तादार जिन्हें कहा जाता है, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जो इक्तादार या मुक्ति जिसे कहा जा रहा है, उसका काम क्या था, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। वो सेनापति के रूप से आगे सामने आता था और जो कानून व्यवस्था है वो अपने क्षेत्र में जो जमीन का टुकड़ा उसे दिया गया है ना, वहां पर कानून व्यवस्था भी वही देखता था। सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। जो मैंने बताया, इक्तादार क्या करता है, इसको जो इक्ता यानी कि भूमि का जो टुकड़ा दिया गया है, वहां पे रहने वाले लोगों से पैसा कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, और कुछ पैसा वो अपनी सैलरी के रूप में रखता था, कुछ पैसा वो अपनी सेना के खर्च के रूप में रखता था और बाकी पैसा राजा तक पहुंचा देता था। ठीक, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी जो है, वो नौकरी के कठोर नियम इस समय लागू करता है। वो क्या करते हैं ना, देखो मान लिया आपको ये इक्ता भूमि का टुकड़ा दे दिया गया, अगर आप यहीं पर आपने जो है पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, कर कलेक्ट करना शुरू कर दिया, आपने यहाँ पर सेना का एक टुकड़ी तैयार करनी शुरू कर दी राजा के लिए। अब जो पैसा आएगा आप सेना में खर्च करोगे और खुद की सैलरी भी रखोगे, और जो बाकी बच जाएगा वो राजा के पास चला जाएगा। ठीक, तो सेना और खुद के लिए जब आप रखते हो तो आप खुद भी थोड़ा मजबूत यहाँ पर स्थिति आपकी हो जाती है। अगर राजा इनको पर ढंग से कंट्रोल ना करे और दादा के बाद उसका पोता, मतलब हर कोई परिवार वाला ही इसको चलाने लगे, तो वहां की जो जनता है ना, उस भूमि की यानी कि उस एकता की जो जनता है, वो यही सोचने लग जाती है कि जो ये व्यक्ति है, जो ये इक्तादार है, ये हमारा सर्वे सर्वा है। तो वो राजा की जगह इक्तादार को ही समझने लग जाएंगे कि हमारा सब कुछ लेना देना है। क्यों, टैक्स तो वो जो है इक्तादार कलेक्ट कर रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है उसी के प्रति उनकी निष्ठा होनी शुरू हो जाती है। और अगर इस चीज को रोकना है, इन लोगों को पावरफुल बनने से रोकना है इक्तादार को, तो एक तो यह है कि इनको वंश के अकॉर्डिंग नहीं मिलती थी भूमि। ये नहीं कि आपके बाद आपके बेटे को भी वही भूमि मिलेगी, नहीं, आपको कहीं और मिलेगी, आपके बेटे को कहीं और मिलेगी। और इसके अलावा स्थानांतरण कर दिया जाता था कि कोई भी एक जगह अपनी पैठ बना के अपने आप को मजबूत ना कर सके। आज यहाँ काम करा, एक कुछ वक्त तक काम करा और कुछ महीनों बाद क्या करा, उसको दूसरी जगह भेज दिया गया। अब यहाँ फिर नए लोग हैं, फिर नए लोगों में जब तक वो अपनी पहचान बनाएगा तब तक फिर उसे तीसरी जगह भेज दिया गया। ऐसे में ना वो अकेला जो इक्तादार है ना, वो अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना पाता। ऐसे में ना वो अपनी स्थिति को मजबूत बना पाएगा, ना ही वो आगे चल करके राजा को चुनौती देगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम भी आ जाओ लड़ने। ठीक है ना, तो इसीलिए इक्तादार को कमजोर रखने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वो टैक्स, भू मतलब भूमि, भूमि मतलब जमीन, ठीक है, राजस्व, राजस्व का मतलब होता है टैक्स। जो भूमि से टैक्स मिल रहा था ना, टैक्स कलेक्ट करने का सारा अधिकार जो है वो उन्होंने सामंतों से सारे अधिकार छीन लिए। जो पहले सामंत हुआ करते थे, सामंत भी जैसे जमींदार होते हैं ना, इसी टाइप के हुआ करते थे, तो उनसे इन्होंने लगान लेने का जो था वो अधिकार छीन लिया, बल्कि सामंतों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब 3 तरीके का टैक्स जो है वसूले जाते थे। एक, जो कृषि पर जो टैक्स वसूला जा रहा है वो खराज होता था। ये होता था 50%, खराज जो होता है 50% होता है। अगर आपने 10 किलो गेहूं उगा रहा है तो आप 5 किलो जो ग्राम है वो टैक्स में पे करोगे। ठीक, दूसरा टैक्स होता था मवेशियों पर, आपके पास जितने पशु है ना उसके आधार पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और तीसरा आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है उसके आधार पर। ठीक है, तो हमने आज के वर्कशीट में देखा कि
टैक्स कलेक्शन यानी कि भू राजस्व किस तरीके से कलेक्ट किया जाए, इस तरीके की चीजें हैं इसमें हमें समझाई गई। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते? यदि हम सल्तनत काल में इक्तादार होते तो हमें अपनी इक्ता का प्रशासनिक और सैनिक कार्य करना होता, और इक्ता से प्राप्त होने वाला टैक्स जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं राजस्व, उसमें से अपना वेतन और प्रशासनिक और सैनिक खर्चा निकालकर जो बच जाता वो हमें सुल्तान के राजकोष में जमा कराना होता। ये इक्तादार का काम होता है भू राजस्व कलेक्ट करने का। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हम देख रहे हैं कि कर वसूली का काम जो है राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया। सामंतों से कर लेने का अधिकार छीन करके बल्कि उनसे ही कर वसूला जाने लगा। उस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरीके के कर थे। एक कृषि पर जो कि खराज था, 50% टैक्स लगता था। अगर 10 किलो उगाया तो 5 किलो तो आपको राजा को देना पड़ेगा। दूसरा था मवेशियों पर, आपके पास जानवर वगैरह कितने हैं। और तीसरा था घर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स लगता है। इस तरीके से वहां पर उस समय कर वसूला जा रहा था। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि उस समय किस तरीके से शासन व्यवस्था में भू राजस्व यानी कि कर वसूला जा रहा था। बच्चों, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।